वेलकम बैक। स्वागत है आपका एआई स्मार्ट केमिस्ट्री सैंपल। लास्ट मेरा आज का जो टॉपिक्स रहेगा क्लास 11 और एजी केमिस्ट्री का जो पोर्शंस है और जो पार्ट हमारा चल रहा है 8वां पार्ट, उसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। मुख्य रूप से हमने लास्ट जो वीडियो में क्वेश्चंस दिए थे आप लोगों ने कर लिए होंगे। यहाँ से आगे हमें पढ़ना है फाइनली कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। इससे पहले थोड़ी सी मैं बात करना चाहूंगा जो हम पहले पढ़ के आ चुके हैं। हमने पढ़े हैं कक्षा 10 में। कक्षा 10 में हमने ऑब्वियसली पढ़ा है, किसके बारे में पढ़ा है? हाइड्रोकार्बन के बारे में। और हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण हमने वहां पर सीखा था। और किस तरीके से हमने वर्गीकरण सीखा था कि हाइड्रोकार्बन को मुख्य रूप से कार्बन और हाइड्रोजन से जो बने हुए यौगिक थे, क्योंकि हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न ही कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। अगर हाइड्रोकार्बन का आपको पुराना वर्गीकरण याद है तो इजीली आप यहाँ पर भी वही सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। सबसे पहली बात कि लंबी श्रृंखला वाले, ठीक है, जिनमें चेन लंबी रहेगी, यानी कार्बन 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 कार्बन। और कार्बन में एक प्रकृति होती है कि कार्बन के जो यौगिक हैं वो किसी भी प्रकार की कोई लंबी चेन बनाएंगे, यानी कि यहाँ पर एक तरीके से चक्र नहीं बनेगा। ठीक है, चक्र नहीं बनेगा यहाँ पर। तो लंबी श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन और लंबी श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन में हमने जो पढ़ा था, हमने पढ़ा था एल्केन को पढ़ा था, एल्कीन को पढ़ा था और एल्काइन के बारे में पढ़ा था। कक्षा 10 की थोड़ी सी बात मैं करूंगा, उसी को मैं आगे जोड़ूंगा। एल्केन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन माना था जिसमें एकल बंध मिलेगा, और इन दोनों को माना था हमने असंतृप्त। ठीक है, सामान्य श्रेणी का अगर सूत्र की मैं बात करूं तो आप बच्चों आपको याद होगा कि जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, एल्केन्स जो है, उनका सामान्य जो सजातीय श्रेणी का सूत्र होता है वो होता है CnH2n+2। ओके, यदि मैं इसमें से अगर दो को हटा दूं तो एल्कीन का सूत्र बन रहा था। भाई क्या बन रहा था? CnH2n। और अगर मैं तीसरी बात करूं, अगली में बात करूं, तो एल्काइन का जो मुझे सूत्र बन रहा था वो इस को हटाने पर माइनस करना था प्लस की जगह पर। ठीक है, प्लस की जगह पर जब हमने माइनस किया तो हमारा सजातीय श्रेणी का सूत्र बन गया CnH2n-2। ठीक है, और इसी के आधार पर हमने कक्षा 10 में नामकरण सीखा था। उसी बात को बच्चों आगे बढ़ा दो। कार्बनिक यौगिक का मतलब होता है हाइड्रोकार्बन के जो व्युत्पन्न होते हैं, उन व्युत्पन्न को डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन इज आल्सो नोन अबाउट द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, अगली बात, लंबी श्रृंखला वाले कुल मिला के कहीं भी चक्र नहीं बनाएंगे। दूसरी जो प्रकार हम पढ़ेंगे, यहां पर पढ़ेंगे चक्रीय संरचना का। चक्रीय जो हाइड्रोकार्बन थे, अब चक्रीय हाइड्रोकार्बन में वही अगर कोई क्रियात्मक समूह जुड़ गया तो वो कार्बनिक यौगिक बन जाएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन जाएगा। ठीक है, माना कि मैं बात करूं कि ये मैंने कोई चक्र बनाया, ये था साइक्लोप्रोपेन, हो गया हाइड्रोकार्बन। प्रोपेन एन यानी एल्केन में से बना था। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हो गया साइक्लोप्रोपीन। ओके,
इसी प्रकार से यदि मैं यहां पर अगर इस चक्र में कोई भी क्रियात्मक समूह लगा दूं OH, तो इसका नाम साइक्लोप्रोपेनॉल। ठीक है, कुल मिला के यहां पे चक्र बनेगा और चक्र बनने के लिए कम से कम 3 कार्बनों की आवश्यकता होगी। 3 कार्बन ही चक्र बनाना शुरू कर सकते हैं। 3 के बाद में 4 कार्बन का चक्र बन सकता है, 5 का बन सकता है, 6 का बन सकता है, 7 का बन सकता है। देखो भैया 1 2 3 4 5 6 और 7, फाइनल सी बात है 8 का बन सकता है। ठीक है, बात करें कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण, बिल्कुल आराम से आसानी से समझने का प्रयास करेंगे हम। इन बातों को दिमाग में रखना आप। ये की पॉइंट्स है। हाइड्रोकार्बन का जो वर्गीकरण था वो 2 भागों में था। किस तरीके से था? एक तो लंबी श्रृंखला वाले लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन और दूसरे थे चक्रीय संरचना वाले हाइड्रोकार्बन्स। ओके, अब हम आ जाए मेन पॉइंट्स पे कि मुख्य रूप से संतृप्तता, असंतृप्तता और मुख्य रूप से वो होगा क्या। ठीक है, यहां पर हम देखें बिल्कुल किताब में बिल्कुल बारीकी से लिखा हुआ है, आराम से लिखा हुआ है। कार्बनिक यौगिक का मुख्य तत्व कार्बन है, ये सभी लोग जानते हैं, अच्छे ढंग से जानते हैं इस चीज को कि कार्बनिक जो यौगिक होते हैं उनका मुख्य तत्व क्या है? कार्बन है। कार्बन चतुर्संयोजी है, ये भी भाई कैकुले ने भी बता दिया, लिए बॉन्टॉप ने भी बता दिया। और इसमें विभिन्न प्रकार की श्रृंखलाएं बनाने की प्रवृत्ति है, यानी कि कैटिनेशंस पावर है। अब कैटिनेशंस जो पावर होती है वो केवल कार्बन में मिलती है। कार्बन वाले ग्रुप में सिलिकॉन में भी कैटिनेशंस पावर मिलती है। कैटिनेशंस का मतलब होता है श्रृंखलाएं बना सकता है भाई, ये लंबी, लो भैया, लंबी श्रृंखला बना सकता है, ये चेन बना सकता है। आपने देखी होगी चेन, गले में पहनने वाली चेन, भैंस की सांकर की चेन देखी होगी चैन। तो ये कार्बन 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 कार्बन। अब एक चीज बताओ, भैंस की चेन आपने देखी होगी, तो भैंस की चेन ऊपर से 2 भागों में बटी हुई होती है, होती नहीं होती भैया? देखो ये श्रृंखला आगे भी बढ़ सकती है। ठीक है, तो ये जो पावर है, ये पावर है हाइड्रोजन के पास में। किसके पास में है भैया जी? हाइड्रोजन के पास में ये पावर है कि मुख्य रूप से वो जो है वो मुख्य रूप से लंबी श्रृंखला बना सकता है। क्या बना सकता है? लंबी श्रृंखला बना सकता है वो। ठीक है, तो बात करें एक बार कि कार्बन के यौगिकों में मुख्य रूप से कार्बन रहेगा, कार्बन के साथ साथ में वो मुख्य रूप से चेन बनाने की क्षमता वो रखता है। ठीक है, अगली बात अगर हम करें कि कार्बनिक यौगिकों की श्रृंखलाओं को वही हाइड्रोकार्बन की तरह कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। अचक्रीय है। सबसे पहली बात मैं करूं तो अचक्रीय यौगिक, यानी कि ओपन चेन। कैसी? ओपन का मतलब खुली, ओपन चेन, या उनको कहेंगे असाइक्लिक, यानी कि बिना चक्र वाली। ठीक है, अभी मैंने बिना चक्र वाली की भी तो बात करी थी आपसे। और दूसरी है चक्रीय यौगिक, यानी कि क्लोज्ड चेन या साइक्लिक कंपाउंड्स। बात समझ रहे हो? हाइड्रोकार्बन भी 2 प्रकार से संरचना बना रहा था, एक तो लंबी खुली चेन, दूसरी चक्रीय। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करेंगे मुख्य रूप से अचक्रीय यौगिकों की। ठीक है, इन यौगिकों में कार्बन परमाणु की विपरीत श्रृंखला होती है, इनके सिरों के कार्बन एक दूसरे से बंधित नहीं होते। ठीक है, इनको एलिफेटिक भी कहा जाता है, एलिफेटिक। ध्यान रखना, ये जलाने वाला गुण है कि अगर हम जला के देखें उनको तो बिना धुआं के साथ में ये जलेंगे। अगर मैं बात करूं कोई भी पदार्थ अगर धुआं के साथ जल रहा है वो एरोमेटिक है, और जो बिना काली धुआं के साथ में जल रहा है, जल तो रहा है लेकिन बिना काली धुआं के साथ जल रहा है, वो एलिफेटिक यौगिक कहलाएगा, क्योंकि मुख्य रूप से जंतुओं की वसा से इनको प्राप्त किया गया था। ये भी एक कारण है। ठीक है, जलाने के ऊपर। और ये जो एलिफर्स है, ये एलिफर्स जो शब्द आया है, ये आया है जंतुओं की वसा से प्राप्त करने वाला। ठीक है, अब कौन कौन से जो कंपाउंड्स हैं, कौन कौन से जो यौगिक हैं वो एलिफेटिक्स रहेंगे? देखें एक बार से, देखो प्रोपेन, लंबी श्रृंखला दिख रही है आपको, CH3 CH2 CH3,
ओके। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसकी बात करूं, देखो 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, ये क्या हो गया, ये हो गया ब्यूटेन। क्या हो गया बच्चों, ब्यूटेन। और ब्यूटेन का मतलब होगा लंबी श्रृंखला बन रही है, तो इसको हम अचक्रीय यौगिक कह सकते हैं। जैसे प्रोपेन है, ब्यूटेन है, ठीक है। मैथेन, मैथेन में तो बेचारे में अकेला है, वो क्या चक्कर बनाएगा, क्या खुली संरचना बनाएगा। ओके। मैथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, ये सभी कुल मिला के अचक्रीय यौगिक हैं। अब देखो बच्चों, प्रोपेन, आइसोप्रोपेन, ठीक है। अब आइसोप्रोपेन मुख्य रूप से कोई नहीं होता, ये अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी मैथ के गलत दिया हुआ है, ठीक है। इसको कहेंगे आइसोब्यूटेन। कुल मिला के देखो, जो ब्यूटेन होता है, अगर ब्यूटेन की संरचना में मैं इस तरीके से बना दूं भैया जी, ये देख लो एक तरीके से टी बन रहा है, ठीक है। तो ये ब्यूटेन की जगह पर ये आइसोब्यूटेन कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों, आइसोब्यूटेन। तो किताब में जो लिखा हुआ है आइसोप्रोपेन, ये नाम गलत है, ठीक है। बिल्कुल इसको आइसो प्रोपेन्स नहीं कहेंगे, बल्कि इसको आइसोब्यूटेन कहेंगे। दो समावयव होते हैं, अगले पार्ट में हम समावयवता को जब पढ़ेंगे तो वहां पर इस चीज को देखेंगे, ठीक है। ये आइसोप्रोपेन तो कोई होता ही नहीं है, प्रोपेन का तो आगे पीछे कोई भी अगर हम जोड़ करें तो प्रोपेन तो सीधा सीधा कोई भी आइसोमर नहीं बनाता है, ठीक है। अगर क्लोरोप्रोपेन की बात करूं, ब्रोमोप्रोपेन की बात करूं, तो वहां जो समावयव है वो मिल जाएंगे आपको। अब बात है देखो एसीटोन, एसीटोन CH3COCH3, ये भी है चक्रीय। कुल मिला के इन सभी सूत्रों में आपको चक्र दिखाई नहीं देगा। ये एथेनॉल, बिल्कुल सिंपल सा उदाहरण है, ठीक है। और अगली बात करें, देखो एक चीज जो यहां पर देखने की है कि यहां इन सभी में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बंध मिलेगा, ठीक है। अचक्रीय जो हैं, जो लंबी श्रृंखला वाले हैं, यदि उनमें सिंगल सिंगल बॉन्ड मिल रहा है तो उनको कहेंगे संतृप्त यौगिक। अगर हाइड्रोकार्बन के बीच में मिल रहा है तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे। और देखो यहां पर जो मिल रहा है तो ये संतृप्त कार्बनिक यौगिक कहलाएगा। यहां पर ये देख लो, ठीक है, संतृप्तता यानी कि संतृप्त यौगिक। और यदि कार्बन कार्बन के में डबल बॉन्ड मिल रहा है, ना कि देखो कार्बन ऑक्सीजन की बात नहीं हो रही है यहां पर, देखो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में तो डबल बॉन्ड है, लेकिन केवल केवल बात की है उसने किसकी की है, कार्बन कार्बन के बीच में भी। कुल मिला के यहां पर जो मैंने पहले आपको समझा चुका हूं, हाइड्रोकार्बन्स में जिस प्रकार से संतृप्त और असंतृप्त होते हैं, उसी प्रकार से यहां पर भी वही कहानी है। अगर सिंगल बॉन्ड है तो वो संतृप्त हैं, और अगर डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड के साथ साथ में अगर ट्रिपल बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड यानी दोहरा बंध, और तीन बॉन्ड वाला, ठीक है, ये कहलाएंगे आपके असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। हम यहां पर थोड़ा सा उदाहरण देखते चले संतृप्त के यौगिकों के उदाहरण। अब देखो बेटा, आराम से लिखा हुआ है प्रोपेनोइक अम्ल, बिल्कुल देख लीजिए, ठीक है। संतृप्त यौगिक का सबसे बढ़िया उदाहरण देख लो, प्रोपेनोइक अम्ल CH3CH2OH, प्रोपिल एमीन यानी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसलिए इसको क्या बोल दिया है, संतृप्त बोल दिया है। अंग्रेजी में अगर हम बोले तो सैचुरेटेड। अगर हाइड्रोकार्बन या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, इन सब में अगर हम ब्यूटेनॉन में भी बात करें तो ब्यूटेनॉन में भी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसको हम शामिल नहीं करेंगे। ऑक्सीजन जो जुड़ा हुआ है क्रियात्मक समूह में, ये क्रियात्मक समूह है। और ये कौन सा क्रियात्मक समूह है, आप बिल्कुल बारीकी से समझ सकते हो, कार्बोनिल। कौन सा क्रियात्मक समूह है, ये कार्बोनिल, ठीक है। ये बात आ गई नियोपेंटेन की। नियोपेंटेन देखो कार्बन बीच में है, सिंगल बॉन्ड चारों ओर है, ये पेंटेन में से बना है। और पेंटेन में से कैसे बना है, अगर मैं बात करूं CH3 CH2 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 और CH3, ये था पेंटेन, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इसके दो रूप और होते हैं, एक दूसरा रूप में बनाना चाहूं
तो CH3 CH CH3 CH2 CH3, देख लो सेम है। अगर कार्बन के 5 हैं तो हाइड्रोजन के रहेंगे कितने, 12। कौन से सूत्र से आए, CnH2n+2 से, एल्केन वाले सूत्र से आया। देखो भैया जी, यहाँ पर 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9 और 3 12, और यहाँ पर देखो 3 किया के 9 10 11 और 12। तो इसको कहेंगे हम आइसो, बोलो, पेंटेन। और ये हो गया नियोपेंटेन। नियोपेंटेन में क्या हो रहा है, अब इस कार्बन को यहां पहुंचा दो, देख लो पहुंचा दो, हुआ क्या, ये CH3 ये CH3 ये CH3 ये CH3, कार्बन के 5 हैं, इसलिए नियोपेंटेन था। लेकिन मैं अभी इससे पहले बता रहा था कि वो प्रोपेन वाला जो उदाहरण दिया है वो गलत है बिल्कुल, ठीक है, उसका सुधार कर लेना। उसका नाम आइसोप्रोपेन नहीं है, आइसोब्यूटेन है। ओके, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री है तो बिल्कुल ज्यादा कठिनाई वाला पार्ट्स नहीं है ये। अगली बात देखें मेरा, असंतृप्त। अब देखो बेटा, बात करी उसने प्रोपीन की, देखो एक डबल बॉन्ड आ चुका है यहाँ पर। अब एक डबल बॉन्ड आ गया और एक सिंगल बॉन्ड है, तो ये प्रोपीन होगा। है तो लंबी श्रृंखला, यानी लंबी श्रृंखला वाले, या अचक्रीय, या मुख्य रूप से कहूं मैं एलिफेटिक्स, ठीक है। देखो प्रोपाइन प्रोपिनॉल प्रोपाइन प्रोपाइन प्रोपाइन, देखो एक ट्रिपल बॉन्ड आ चुका है, ठीक है। अब मुझे आप लोग आराम से देख के बता सकते हो कि कौन सा संतृप्त है कौन सा असंतृप्त है। अगर मैं बात करूं CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो बताओ मुझे ये कैसा कहलाएगा, असंतृप्त, ठीक है। अगर मैं बात करूं इसकी, बताओ कैसा रहेगा ये, वहां से वहां तक कैसा आ रहा है, सिंगल बॉन्ड। सभी में देखो कार्बन कार्बन के बीच में कैसे बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड के कारण ये क्या कहलाएगा, सैचुरेटेड। ओके, किसी भी एग्जाम्पल को आप देख के बता सकते हो। अब मुझे इसके बारे में बताइए, बिल्कुल, क्या नाम रहेगा इसका, 1 2 3, यानी कि प्रोपेनोएक अम्ल, ठीक है। देखो सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, इसलिए ये कैसा रहेगा, संतृप्त रहेगा। कैसा रहेगा भैया जी, संतृप्त। किसी भी एग्जाम्पल को देख के आप आराम से बता सकते हो कि वो संतृप्त रहेगा या असंतृप्त रहेगा। अब बात करेंगे हम दूसरा, शैवरंध्र श्रृंखला या चक्रीय यौगिक, ठीक है। अब बात करेंगे हम साइकिल की। अरे साइकिल गोल गोल होती नहीं होती भैया, तो चक्रीय यौगिक यानी कि साइक्लिक कंपाउंड्स, और साइक्लिक जो कंपाउंड हैं वो कार्बन कार्बन जुड़ के एक बंद श्रृंखला बनाएंगे। कार्बन कार्बन जुड़ के कौन सी श्रृंखला बनाएंगे भैया जी, बंद श्रृंखला बनाएंगे वो आराम से, ठीक है। और बंद श्रृंखला जो बनाएंगे तो वो किस तरीके का निर्माण करेंगे, यहां पर जो श्रृंखलाएं हैं वो दो प्रकार की बन सकती हैं भैया जी, ठीक है। और दो प्रकार की कैसे कैसे बन सकती हैं, देखो भैया, अगर केवल एक ही प्रकार के परमाणु अगर हैं, या श्रृंखला जो है वो केवल कार्बन कार्बन से बनी हुई है, देखो इधर देखो, कार्बन कार्बन कार्बन, कितने कार्बन, 3 कार्बन, ठीक है, साइक्लोप्रोपेन नाम हो गया। इसको कहेंगे समचक्रीय यौगिक। कौन से यौगिक कहेंगे, समचक्रीय यौगिक कहेंगे, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, समचक्रीय यौगिक भी दो भागों में बांटे गए, एक तो है एलिसाइक्लिक, ठीक है, एलिसाइक्लिक यौगिक, यानी कि ये कार्बनिक यौगिक 3 या अधिक परमाणुओं की वलय तो होगी, लेकिन इनमें जो गुण मिलेंगे वो अचक्रीय गुण यौगिकों जैसे मिलेंगे, यानी कि ये एलिफेटिक होंगी। क्या रहेंगी भैया जी, एलिफेटिक। और एलिफेटिक का मतलब है मुख्य रूप से ऐसे यौगिक जो कि बिना धुआं के साथ में जलते हैं, बिना कजली धुआं के साथ में जलते हैं, वो एलिफेटिक है, ठीक है। साइक्लोप्रोपेन, अब देख लो 1 2 3 4 5 साइक्लोपेंटेन। अब भैया जी संरचना हो गई है 6 वाली, और 6 वाली को देखोगे तो क्या कहेंगे उसको, साइक्लोहेक्सेन। क्या नाम देंगे उसका भैया, साइक्लोहेक्सेन देंगे। देखो 1 2 3 4 5 6, देख लो हो गया काम।
ठीक है। अब बात करें हम साइक्लोहेक्सीन की, हो गया काम, डबल बॉन्ड आ गया एक, देख लो कार्बन कार्बन के बीच में है तो समचक्रीय, कैसा है, समचक्रीय, यानी कि कोई भी कार्बन के अलावा नहीं। अगर ऑक्सीजन ऑक्सीजन का होता तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन की चेन होती, तो मतलब एक जैसा अगर परमाणु है, कार्बन और कार्बन का सा परमाणु है, तो वो समचक्रीय कहलाएगा। और समचक्रीय भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से यौगिक होते हैं, नंबर एक तो होते हैं एलिफेटिक और दूसरे होते हैं एरोमेटिक। ठीक है, अब देखो साइक्लोपेंटेनॉन, देख लो भैया जी, सी डबल बॉन्ड ओ, ये ओन ग्रुप है, कक्षा 10 में आप पढ़ के आ चुके हो। सी डबल बॉन्ड ओ मिल जाए तो वो ओन है। और अगर इस तरीके से अगर हाइड्रोजन एक साइड में जुड़ा हुआ हो, एक साइड में रिंग हो, तो वो क्या है, एल, एल का मतलब एल्डिहाइड। ठीक है, यानी जिसे कहते हैं CHO। ठीक है, आगे बढ़ो बेटा, फटाफट आते जाओ, देखते जाओ, समझते जाओ। एरोमेटिक, इनमें मुख्य रूप से इन यौगिकों में समचक्रीय होते हैं और इनमें बेंजीन वलय होती है। कौन सी वलय होती है, बेंजीन वलय। सब लोग जानते हो बेंजीन, देख लो ये वाली संरचना आपको देखने को मिली होगी, ये बेंजीन वलय है। ठीक है, और इनमें क्या रहेगा कि एकांतर रूप में, यानी एक डबल बॉन्ड है तो एक सिंगल, अब सिंगल है तो अब डबल आएगा, अब डबल है तो अब क्या आएगा, सिंगल। अब देख लो भैया सिंगल है तो क्या आएगा, डबल आएगा। ठीक है, सिंगल के बाद डबल, डबल के बाद सिंगल। ठीक है, तो ये जो यौगिक हैं वो यौगिक कहलाएंगे एरोमेटिक्स। कौन से यौगिक कहलाएंगे, एरोमेटिक्स यौगिक कहलाएंगे। और इसके बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण आपके यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। कौन कौन से हैं देख लो एक बार, ये बेंजीन, क्या मिल गया, ये बेंजीन हो गया। ठीक है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो फाइनली अगर हम बात करें बेंजीन, दूसरा है टोलुइन। ओके, टोलुइन में देख लो CH3 जुड़ गया ऊपर, फिनोल OH जुड़ गया, एनिलीन NH2 जुड़ गया, बेंजल्डिहाइड CHO जुड़ गया। ठीक है, जाइलीन, ठीक है 1 और 2, नेप्थलीन, देखो भैया जी दो रिंग फ्यूज्ड हो रही हैं, दो रिंग आपस में जुड़ चुकी हैं, समचक्रीय है, लेकिन कैसा होगा, एरोमेटिक होगा। कैसा होगा, एरोमेटिक होगा। अगर मैं इसको जलाऊं तो ये कजली धुआं के साथ में जलेगा। ठीक है, मुख्य रूप से ये एरोमेटिक कहलाएगा। और एक एंथ्रासीन, जिसमें बेंजीन की 3 रिंग मिलेंगी, 1 2 3, देखो तीनों आपस में जुड़ी हुई हैं। इनको दो एक बार बनाओगे आराम से याद हो जाएंगी। अब बात करते हैं हम विषम चक्रीय यौगिकों की। ठीक है, अब देखो बच्चों, विषम चक्रीय में मामला होगा क्या, ये होगा कि इनमें वलय में एक से अधिक प्रकार के परमाणु बने हुए होंगे। और इसमें जो कार्बन कार्बन है, देखो ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, लेकिन ये अलग आ गया भैया, ये क्या आ गया, नाइट्रोजन आ गया। ठीक है, रिंग जो बनेगी वो कितने की बनेगी, देखो 1 2 3 4 5, 5 को, और जिसमें नाइट्रोजन जुड़ रहा हो विषम परमाणु, इसको कहा जाता है पाइरोल। क्या कहा जाता है, पाइरोल कहेंगे। ठीक है, अब देखो बेटा, अगर इसी 5 की रिंग में फाइनली समझ लो, अगर ऑक्सीजन आ जाए, ठीक है, क्या आ जाए, ऑक्सीजन आ जाए, तो इसको फ्यूरेन कहेंगे। ठीक है, फ्यूरेने। और थायोफीन, अगर सल्फर आ जाए तो। ये विषम चक्रीय यौगिकों के बड़े प्यारे से उदाहरण है। नाइट्रोजन आ जाए तो पाइरोल है 5 रिंग में, अगर ऑक्सीजन आ जाए तो फ्यूरेन है, और कुल मिला के अगर सल्फर आ जाए तो। ठीक है, अगर 6 की रिंग के साथ में, देखो कार्बन 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 कार्बन, और एक नाइट्रोजन 6 की रिंग में आ गया, तो वो है फ्रीडीन। क्या है भैया जी, फ्रीडीन। तो बिल्कुल दिमाग में सेट कर लेना कि विषम चक्रीय और समचक्रीय का मतलब क्या है। समचक्रीय में तो देखो एक जैसा चक्र बनेगा, एक जैसे परमाणु होंगे चक्र में, लेकिन विषम चक्रीय के लिए देखो एक अलग परमाणु आ गया। ठीक है, अब हम अगली बात करेंगे कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। ठीक है, अब आप बहुत सारे नियम हैं
कार्बनिक यौगिकों के नामकरण के लिए, लेकिन आपको जो मैं रूल्स बताऊं उनको आप थोड़ा सा वेरीफाइड कर जाना, आराम से आपके दिल दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़े। नोमेनक्लेचर ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, एक सिंपल सा जो मैं तरीका है उसको देने की बात करूंगा मैं, और मुख्य रूप से यहाँ पर कुछ पद्धतियों का नाम दिया गया है। ठीक है, और सबसे पहली जो पद्धति है उसको हम पढ़ेंगे, नामकरण की जो पद्धति है उसके बारे में हम देखें कि नामकरण की कौन कौन सी पद्धतियों की बात की है। तो सबसे पहली पद्धति है कि रूढ़ प्रणाली। ठीक है, कौन सी प्रणाली है भैया जी? रूढ़। सबसे पहली जो पद्धति है नामकरण की उसका नाम है रूढ़ प्रणाली। और रूढ़ जो प्रणाली है वो किस तरीके से नामकरण करवाएगी भैया? देखो कैसे कैसे नामकरण है, किस तरीके से नामकरण किया जाएगा। साधारण जो प्रणाली है उसमें नामकरण के लिए, ठीक है, ये सबसे पुरानी पद्धति है, यानी सबसे ओल्ड है। अरे एक चीज बताओ भाई, जिस लेडीज का जन्म सोमवार को हुआ पुराने जमाने में क्या कहने लग गए? सोमवती। नामकरण की पद्धति घसीटा राम, ठीक है, शनिचर राम, ठीक है, मवासी राम। अब जैसा पाप जैसे वो पैदा हुए, यहाँ पर जैसा भी है, जिस बड़े बूढ़े ने नाम लिख दिया, वो एक पुरानी पद्धति थी। लेकिन आजकल कई घर पर कोई बच्चा हो, क्या सोचते हैं? अरे दीदी भैया तेरे बच्चा हुआ है, उनका नाम बताओ। वो बच्ची बताएगी, वो बताएगा, फलाना बताएगा, ढेका बताएगा, ये रिश्तेदार बताएंगे भाई। और सोचते हैं अगर तुम्हारे घर फैमिली में कोई बच्चा भी अगर पैदा हुआ है परिवार में, तो आप सोचते हैं यार इसका नाम क्या रखना चाहिए। तो ये एक नया जमाना है, नया तरीका, और बिल्कुल ऐसा नाम जोड़ते हैं। आजकल जो ट्रेंड चल रहा है, नाम का बाप का नाम आधा, भैया का नाम आधा, तो वो एक अलग ट्रेंड है। लेकिन पुराने जमाने के जो नाम है जिन्हें रूढ़ कहते हैं, क्या कहते हैं? जिनको ट्रेडिशनल कहते हैं। ठीक है, ट्रेडिशनल जो पद्धति है, और उसमें मुख्य रूप से जहां से जो यौगिक प्राप्त हो रहा था वही नाम रख दिया गया। जैसे इधर देखें, CH4 मार्स गैस, यानी दलदल से प्राप्त हो रहा था। ठीक, मार्स गैस यानी कि CH4 को मुख्य रूप से दलदल से प्राप्त किया गया था। और दलदल से प्राप्त करने के लिए दलदल में से, और आज भी ये जो मेथेन गैस है ये कुछ खेतों से भी निकलती है। अरे भैंस जुगाली करती है, वहां से भी निकलती है, ये खोजा गया है। भैंस के पास से तुमने देखा होगा कि कुछ विशेष स्मेल आती रहती है। ठीक है, तो मार्स गैस, ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, यानी जहां से ये उत्पन्न हुए, स्रोत जहां का और गुण के आधार पर। ठीक है, लेकिन ये जो नाम थे ये सिंपल तो थे, सरल तो थे, लेकिन ये नियमबद्ध नहीं थे भाई। भाई नियम के अनुसार नहीं थे। अब नियम के अनुसार तो यार एक चीज बताओ, जो पुराने नाम है, कितने नामों को याद कर पाओगे आप? आज भी पुराने नामों को अगर आप देखें, अपने अड़ोस पड़ोस के वातावरण में देखें, बुजुर्गों के नाम किस तरीके से थे, तो उनके नाम कुछ ऐसे ही मिलेंगे। ठीक है, जैसे मेरे दादाजी का नाम भाव सिंह था, तो एक अलग तरीके से, और एक बाबा के भाई का नाम नथोली राम जी था, तो वो एक जो नाम हो गए वो पुराने मामले हो गए उनके। ठीक है, तो पुराना जो तरीका था तो वो सबसे सरल तरीका था। और सरल तरीके में हुआ क्या? ठीक है, और हुआ क्या भैया? यही हुआ कि सरल नाम होते थे लेकिन नियम के अनुसार नहीं होते थे। अब देखो भैया, उनको रूढ़ पद्धति कह दिया गया। CH3OH यानी लकड़ी से जो स्प्रिट बनाई गई, और भंजक आसवन से, यानी लकड़ी को गला के, डुबा के, सड़ा के, और जो प्राप्त किया गया उसको कास्ट स्प्रिट कहा गया है। ठीक है, चींटियों से मिलने वाला अम्ल HCOOH, यानी जिसका नाम लग दिया फार्मिक अम्ल। लाल चींटियों, और लाल चींटियों को क्या कहते हैं? फार्मिका कहते हैं। विज्ञान में क्या कहते हैं बेटा? फार्मिका। ठीक है, चींटियों का जो झुंड होगा उसको फार्मिका कहेंगे। और चींटियों से जो अम्ल मिलता था, यानी चींटी पानी में गिर गई, उबाल लिया, 1000-5000 चींटियों को उबाल लिया, ठीक है, तो वो जो अम्ल मिला वो फार्मिक अम्ल है। अब बात करें एसिटिक अम्ल की, तो इसको सिरके से प्राप्त किया गया था, और ये आजकल वो बहुत ज्यादा काम आता है, सिरका।
ठीक है। सिरका जो है वो आपने देखा होगा बहुत से खाने बनाने की चीजें हैं उनमें यूज आता है, और विशेषकर आपने देखा होगा कि अचार में जो डलता है, अचार का जो थोड़ा सा टेस्ट होता है सिरके के कारण होता है। आगे देखें, दूध से मिलने वाला अम्ल लैक्टिक अम्ल, देख लो भैया लैक्टिक अम्ल, सूत्र क्या रहेगा, CH3CH, COOH और OH, भूलोगे तो नहीं। लैक्टिक एसिड दूध में मिलने वाला। सेब में मिलने वाला अम्ल कौन सा था, मैलिक अम्ल है, और मैलिक अम्ल में मुख्य रूप से हुआ क्या था, देख लो भैया, देखो COOH, दो COOH जुड़ रहे हैं और एक OH जुड़ रहा है, ठीक है। तो ये जो नामकरण की विधि थी, ये सरल नामकरण की विधि थी कि जहां से जो वस्तु प्राप्त हुई उसी आधार पर नामकरण दे दिया गया, ठीक है, उसी आधार पर नामकरण दे दिया गया, ठीक है। तो ये अब देखो, सिट्रस जो पौधे होते हैं, यानी कि सिट्रस पौधे कौन से होते हैं, नींबू, संतरा, देखे होंगे, किन्नू, ये सिट्रस फल हैं, और सिट्रस फलों से जो कौन सा अम्ल मिलता है, सिट्रिक अम्ल मिलता है, ठीक है। और ये सिट्रिक अम्ल जो था, ये सारे जो नाम है वो रूढ़ नाम है, ठीक है। अब सुन लो बेटा दूसरी बात, रूढ़ पद्धति में जो सीधी कार्बन, जो अशाखित हाइड्रोकार्बन के लिए एन शब्द का उपयोग किया गया, नॉर्मल शब्द का उपयोग किया गया, जैसे एन ब्यूटेन, एन पेंटेन, यानी कि सीधी अगर श्रृंखला मिल रही थी तो कौन सी पद्धति है, ये रूढ़ पद्धति है। पहला तो जहां से प्रकट हो रहे थे, और दूसरी बात कहा थी कि जहां से ये अगर नॉर्मल अगर उनको दिख रहा है कि साधारण है, ठीक है। दूसरी बात, सीधी श्रृंखला वाले जो कार्बनिक यौगिक थे उनमें से क्रियात्मक समूह सिरे पर संलग्न होता है, उनके ऋण नाम भी नॉर्मल शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे इधर देखो 1 2 3 4 5, ये हो गया ब्यूटिल एमीन, लेकिन एन जोड़ दिया, देखो एन जोड़ दिया, एन जोड़ दिया। अगर आम को एन शब्द कहीं दिख जाए तो वो समझ लेना वो रूढ़ नाम दिया गया है उसको, ठीक है। अगर शाखा के रूप में अगर नामकरण किया गया है, जैसे देखो इधर दिया गया है ब्यूटायरिक अम्ल, तो एन ब्यूटायरिक अम्ल हो गया, ठीक है। अगर शाखा के रूप में इस तरीके का मामला बना गया भाई, ऐसा अगर कोई समूह मिला तो उसके लिए आइसो शब्द यूज किया गया था, ठीक है। इधर देखो, और नियो के लिए ये वाला शब्द, बात आ गई समझ में। अब देखो इधर देखो उदाहरण, ये आइसोपेंटेन, देख लो बना कि नहीं बना, टी बन गया। तुम ऐसे याद रख लेना कि आइसो के लिए तो मुख्यतः इस तरीके का टी अगर किसी में नाम मिल जाए, और नियो के लिए ध्यान रखना इस तरीके का मिलेगा भाई। ये दोनों ही चीजें, ये नियो के लिए है। आइसोपेंटेन, मैंने बात करी कि पेंटेन और पेंटेन के मुख्य रूप से होते हैं तीन समावयवी, तीन तरीके से मैं पेंटेन को बना सकता हूं। कैसे कैसे बना सकता हूं, देख लो भैया, पेंटेन बात कर रहा हूं मैं पेंटेन की। अब पेंटेन को मुख्य रूप से देखो, पेंटेन CnH2n+2 से, पेंटेन, पेंटेन का मतलब 5, कार्बन के 5, हाइड्रोजन के 2 गुणा 5 + 2 कितने हो गए भैया जी, C5H12, ठीक है। अब देखो पहला तो ये बन गया, गिन लो, हाइड्रोजन कितने निकलेंगे 12, और कार्बन कितने, इसका नाम रहेगा N, 1 2 3 4 5 पेंटेन। अब देखो दूसरा मैं बदल दूं, ये इसी में से बना, इसी में से रहा हूं मैं, कहीं और से नहीं बना रहा, ठीक है। देखो 3 दूनी 6, वही वही निकलेंगे 3C5H12। ये देखो बेटा जो संरचना बनी है, इसको मैं कह सकता हूं टी वाली संरचना, बनी कि नहीं बनी, और टी वाली संरचना को क्या नाम दे दिया, आइसोपेंटेन, ठीक है। अब इसकी एक संरचना और बन सकती है, और कौन सी बन सकती है, इधर देखो CH3 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 और CH3, यानी कि ये,
और ये वही संरचना बन गई जो मैं बता रहा था, प्लस का सा चिन्ह देखा होगा डॉक्टरों पे, डॉक्टरों के घर पे जो प्लस का सा चिन्ह दिखता है, नहीं दिखता, देखो ऐसा डॉक्टरों के घर पे मिलता नहीं मिलता, देखा होगा डॉक्टरों की गाड़ी वगैरह हो तो उस पर प्लस का चिन्ह लगवाते भाई, कोई डॉक्टरी का काम कर रहा हो, ठीक है। तो वो चीज हो गई नियोपेंटेन। क्या चीज हो गई भैया? नियोपेंटेन। तो भैया पेंटेन के कितने रूप? 1 2 3। ये अगले पाठ 9 में आप समावयवता जब पढ़ेंगे वहां पर इसको पढ़ाया जाएगा और अच्छे ढंग से पढ़ाया जाएगा। तो फिलहाल आ जाओ भैया जी रूढ़ पद्धति पर, आ जाओ भैया रूढ़ पद्धति पर। देख लो आइसोब्यूटिल, देख लो टी बन रहा है, जहां पर तुम्हें दिखेगा टी बन गया भाई, और टी बन गया तो टी के लिए क्या लगा दोगे? देखो टी के लिए आपको सिंपल सा मामला है, बन गया ना टी। टी जैसा अगर बन जाए, अगर फीलिंग करना तो वो आइसो है, ठीक है। अब देखो आइसोब्यूटिल अल्कोहल, ये अल्कोहल थी और ये आइसोब्यूटिल, ठीक है। अब नियोपेंटेन कंफर्म बता दिया मैंने, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ठीक है। अगर मैं और आगे की बात करें, नियोपेंटिल अल्कोहल, अगर OH इस पेंटेन से बाहर निकल रहा है तो देख लो नियोपेंटिल तो हो ही गया, ये हो गया नियोपेंटिल, ठीक है। ये और OH की वजह से इसका नाम है अल्कोहल। अब 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री, ठीक है। समझ जाना बच्चों, यदि कार्बन से केवल एक कार्बन जुड़ा हुआ हो तो वो 1 डिग्री, अगर 2 जुड़े हुए तो 2 डिग्री, और 3 अगर जुड़ रहे हैं तो वो 3 डिग्री, बस इतनी सी बात है, ठीक है। अब सुन लो बच्चों, समझ लो इसको अच्छे ढंग से, ये समझने वाली बात है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ओके। अब देखो, अब यहां पर जो दिया गया है इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़ रहे हैं? केवल एक जुड़ रहा है, इसलिए 1 डिग्री हो गया। इस कार्बन से देखें तो इधर से तो ये कार्बन जुड़ रहा है, इधर से ये, तो ये कितना हो गया? 2 डिग्री हो गया आराम से। इधर देखो बेटा 1 और 2 और एक ये जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा, ठीक है। इस कार्बन से जुड़ने वाले जो अन्य कार्बन है वो 3 है, तो 3 डिग्री, ठीक है। अब इधर देखो भाई, इस कार्बन से जुड़ने वाले जो कार्बन है वो 4 हैं, तो वो 4 डिग्री कार्बन है। बात आ रही है समझ में? अगर मैं बात करूं CH3 CH2 CH3 CH3 CH2 CH3, मुझे बताओ ये कार्बन कैसा होगा? 1 डिग्री। आराम से समझ के देख लेना, इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़ रहे हैं? 1 2 3, तो ये कितने डिग्री हो गया? 3 डिग्री। इस कार्बन को 2 डिग्री कहूंगा, इसको 1 डिग्री कहूंगा, ठीक है। 1 डिग्री 3 डिग्री 2 डिग्री 4 डिग्री, ठीक है। कार्बन से जुड़ने वाले संख्यों की संख्या के आधार पर, ठीक है। अब सुन लो भाई, साधारण नामकरण चल रहा है। अब सुनो 1 2 और 3 डिग्री जो तृतीयक हाइड्रोजन है, अब इसका नाम जो रहेगा, जैसे ये कोई यौगिक दिया गया है CH3C, तो सबसे पहली बात तो देखो कितने कार्बन जुड़ रहे हैं? क्लोरीन है बेटा, 1 2 3, तो 3 डिग्री हो गया, ओके। अब सुन लो इसको, 3 डिग्री हो गया तो इसको क्या कहेंगे? ब्यूटिल और क्लोराइड, ब्यूटेल और क्लोराइड। थोड़े से ये रूढ़ नाम है, ये थोड़े कठिन पड़ते हैं लेकिन पुराने हैं। क्यों कठिन पड़ते हैं? क्योंकि ये कोई बिना नियमों के दिए गए थे भाई, बिना नियमों के अगर कोई बात अगर कही गई तो वो कोई मतलब की नहीं, ठीक है। इधर देखो आगे, अगला देखो, यहां पर 1 2 3 4 4 है, 4 को क्या कह दिया गया? ब्यूटिल, देखो। और OH जुड़ गया तो उसके लिए अल्कोहल, ब्यूटिल अल्कोहल। लेकिन एक चीज देखो कि जो OH जुड़ा हुआ है वो 1 डिग्री पर नहीं जुड़ा हुआ, कितने डिग्री पर जुड़ा हुआ है? 2 डिग्री पर जुड़ा हुआ है, और 2 डिग्री पर जुड़ने वाले को क्या कहेंगे? द्वितीयक ब्यूटिक अल्कोहल, ओके। अगर ये 1 डिग्री पर जुड़ता तो ब्यूटिल अल्कोहल बन जाता है, 1 डिग्री ब्यूटिल अल्कोहल कह देते। अगर यहां भी जुड़ता तो भी ये ब्यूटिल अल्कोहल था। मैं कहूं तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल, तृतीयक ब्यूटिल और अल्कोहल, ठीक है। अब सुन लो बच्चों,
तृतीयक ब्यूटिल का मतलब इस कार्बन से कुल मिला के कितने अन्य कार्बन जुड़ने चाहिए भैया जी? 3 जुड़ने चाहिए। ठीक है, और तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल देख लो भैया जी, ये जो फॉर्मूला रहेगा वो ये रहेगा। ठीक है, समझ लो, ये तो हो गया 4 का मतलब 1 2 3 4, इसको ब्यूटिल कहेंगे। अगर OH जुड़ा हुआ है तो ब्यूटिल, और इससे हो गया एल्कोहल। अब इसको मैंने कहा तृतीयक ब्यूटिल, तो तृतीयक ब्यूटिल का मतलब है कि कार्बन से जो जुड़ने वाले हैं अन्य कार्बन 1 2 3 होने चाहिए। यहाँ पे कितने हैं कार्बन से जुड़ने वाले? 2 हैं, इसलिए इसको 2 डिग्री ब्यूटिल कहते हैं। अब आ गई दूसरी जो पद्धति है वो है ड्राइव्ड पद्धति, यानी जिसको कहते हैं व्युत्पन्न प्रणाली। और व्युत्पन्न प्रणाली से जो नामकरण होगा वो कैसे होगा, इसके बारे में हम देखते हैं किस तरीके से नामकरण हमको व्युत्पन्न से करना है। ठीक है, व्युत्पन्न जो नामकरण है ये इस श्रेणी से केवल सरल सदस्यों के नाम ही निकाल सकते हैं, सबसे पहली बात। ठीक है, अब मुख्य रूप से जनक यौगिकों से सजातीय श्रेणी का प्रथम जो सदस्य होता है वो जनक होता है। ठीक है, प्रथम सदस्य, और रूढ़ अनुलग्न के रूप में लिखाया जाता है, और प्रतिस्थापियों के नाम पूर्व नग्न के रूप में लिखे जाते हैं। सिंपल सा देख लो, इस उदाहरण को देखो, CH3 CH CH3 CH और डबल बॉन्ड CH3। ठीक है, अब जो उच्चतर एल्केन है उनको मैथेन का, एल्कीन को एथिलीन का, और एल्काइन को एसिटिलीन का, और एल्कोहल को कार्बिनोल। कार्बिनोल का मतलब होता है CH3OH, और कीटोन को एसीटोन का, और कार्बोक्सिलिक अम्ल को एसिटिक अम्ल का व्युत्पन्न माना जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इनके पेरेंट, पेरेंट कौन है? पेरेंट का नाम, जैसे साउथ में अगर मैं देखूं तो वहां पर नाम से पीछे पेरेंट्स का नाम जुड़ता है। ठीक है, तो पेरेंट्स का जो नाम है वो पेरेंट्स का नाम ही यहां पर डिसाइड कराएगा। इधर देख लो, जैसे मुझे इस कंपाउंड का नाम देना है। ठीक है, अब देखो बच्चों, ये तो हो गया आइसोप्रोपिल, हो गया, और ये एथिलीन, हो गया नामकरण। इधर देखो, ये दो मेथिल हैं और डाइमेथिल, और ये एथिलीन। इधर देखो, ये सम्मित डाइमेथिल एथिलीन। ठीक है, तो कुल मिला के यहां पर जो नामकरण आएगा वो मुख्य रूप से रूढ़ पद्धति चलेगी, जो जिसे कहा जाएगा ड्राइव्ड पद्धति। ड्राइव्ड का मतलब कि एल्केन को माना गया है कि जितने भी एल्केन है वो किससे बने हैं? मैथेन से। ठीक है, तो मैथेन के हिसाब से नामकरण होगा। एथिलीन से निर्माण हुआ है एल्कीन का, एसिटिलीन से एल्काइन का निर्माण हुआ है, कार्बिनोल से एल्कोहल का निर्माण हुआ है, और एसीटोन से कीटोन का निर्माण हुआ है, और एसिटिक अम्ल से कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण हुआ है। तो ड्राइव्ड। ठीक है, अब ड्राइव्ड जो पद्धति है उसका मामला, ठीक है, यहां पे देखें, ये एल्कोहल है। अगर इसका IUPAC नाम देखें तो देखो एथेनोइक अम्ल, लेकिन रूढ़ पद्धति में इसका नाम क्या रहेगा? देखो इधर देखो, मैथिल अलग, और ये कार्बिनोल। अब सुनो, ये कार्बिनोल अलग निकाल लिया, ये क्या एथिल, और ये क्या मैथिल, हो गए। ठीक, अब सबसे बड़ी जो पद्धति है जिसे सभी देशों में माना गया है उसका नाम है IUPAC। IUPAC पद्धति, और IUPAC पद्धति में मुख्य रूप से किसी भी यौगिक का अगर आप नाम लिखोगे, सबसे पहले तो IUPAC की फुल फॉर्म, बहुत बार कक्षा 10 का ही तुमको याद है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IUPAC। ठीक है, तो IUPAC का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, IUPAC इंटरनेशनल, ठीक है, यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, ये आपको नाम याद रखना पड़ेगा IUPAC पद्धति के लिए। अब सुन लो भैया, IUPAC पद्धति को सिंपल सा बहुत सारे नियमों पर यह पद्धति आधारित है, जिनमें से, ठीक है, मैं सीधा प्रैक्टिकली रूप में आपको बता दूंगा कि किस तरीके से नामकरण करना होगा,
ठीक है। तो यहां पर बेटा कुछ पूर्व लग्न काम आएंगे। जैसे एफ अगर लग रहा है संरचना में तो फ्लोरो, सीएल लग रहा है तो क्लोरो। इनको आपको दिमाग में सेट करना है, ठीक है। ये पूर्व लग्न आपको याद रहने चाहिए। एफ का फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, नाइट्रो, मैथ ऑक्सी, OCS3। OCS3 को क्या कहूंगा भैया जी? मैथॉक्सी। OC2H5 को एथॉक्सी, CS3 को एथिल, सॉरी मैथिल, C2H5 को एथिल, C3H7 को प्रोपिल, और ये आएगा फेनिल, C6H5। इन सब के नाम लगेंगे पूर्व लग्न। पूर्व का मतलब जैसे मैं कहूं कि मेरा नाम राजेश है, लेकिन आप अगर उसको बोलोगे तो भैया नाम लगाओगे श्री, ठीक है। अब मैं कहूंगी पीछे क्या लगाओगे? पीछे मेरे नाम के पीछे कुमार लगा है, तो ये हो गया अनुलग्न। ये पूर्व लग्न। आपके पिताजी का नाम, जो भी पिताजी का नाम है, उससे पहले श्री अगर लगाया है तो वो एक तरीके से हो गया पूर्व लग्न, ठीक है। जिसको अंग्रेजी में कहते हैं प्रीफिक्स। क्या कहेंगे? प्रीफिक्स, नाम के पहले लगने वाला, ठीक है, वो कहलाएगा प्रीफिक्स कहलाएगा, और नाम के बाद में लगने वाला होगा अनुलग्न। क्या रहेगा भैया जी? अनुलग्न रहेगा। आगे देखें, ठीक है। दूसरा है, मैंने कहा कि द्वितीयक अनुलग्न, और द्वितीयक जो अनुलग्न रहेंगे वो क्रियात्मक समूह रहेंगे। क्या रहेंगे भैया जी? क्रियात्मक समूह रहेंगे। और क्रियात्मक समूह को कैसे आप लिखेंगे? ठीक है, जैसे OH अगर क्रियात्मक समूह है तो उसका अनुलग्न लगेगा अनुलग्न। अनुलग्न माने पीछे लगने वाला। द्वितीयक अनुलग्न जिसे कहेंगे वो ओल लगेगा। SH के लिए थायोल है, CH3 के लिए एल है। ये कक्षा 10वीं सीख के आए हो। और इसके लिए ओन, देखो C डबल बॉन्ड O, इसके लिए ओन है भैया जी। क्या है भैया जी? ओन है, ठीक है। बिल्कुल आप दिमाग में सेट कर लो, बारीकी से सेट कर लो, ठीक है। अब देखो भैया, COOH, OH कम सीख के आ चुके हो, आया कि नहीं आया भैया? सीख के आ चुके हो। अरे कक्षा 10 में देखो इसको सीख के आए हो, इसको सीख के आए हो, इसको सीख के आए हो, इसको सीख के आए हो। ये और नाम के पीछे लगेगा, एल नाम के पीछे लगेगा, ओइक अम्ल नाम के पीछे लगेगा, C डबल बॉन्ड ओन, ठीक है। अब सुन लो, एक नया आ गया SH, OH की जगह पर SS, इसको कहेंगे थायोल। है तो ऑल, लेकिन थायोल सल्फर वाला, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन है, यहां पे देखो सल्फर के साथ में क्या है? हाइड्रोजन है, ठीक है। अब देखो SO3H सल्फोनिकम। अब देखो COOR ये नया है, COCl ऑयल क्लोराइड, CONH2 एमाइड, C ट्रिपल बॉन्ड N या केवल CN जुड़ा हुआ हो तो उसको नाइट्रोल कहेंगे, लेकिन इसका उल्टा अगर NC हो तो उसको कहेंगे आइसोनाइट्राइल, ठीक है। तो बिल्कुल आप 2-4 बार में याद कर लोगे। ये तो तुमको कक्षा 10 में ही पढ़ चुके हो। कक्षा 10 में ऑल, एल, ओए कम्ल और ये ऑन, ये मिला था, ठीक है। अब यहां पर हमें काम क्या करना है? सबसे पहले हमको लंबी कार्बन की श्रृंखला का चयन करना है, ठीक है। जो भी हमसे नाम लिखवाए, ठीक है, एल्केन अणु में उपस्थित सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला, और सबसे लंबी जो कार्बन श्रृंखला है देख लो भैया। अगर मैं इसको इस तरीके से लेता तो ये लंबी श्रृंखला नहीं है, यहाँ पे तो 3 ही आ रहे हैं, और यहाँ पे देखो 1 2 3 4, तो ये ज्यादा सही है, ठीक है। तो देखो यहां पर लिखा हुआ है कि सबसे पहले क्या काम करेंगे? हम लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे। भाई लंबी का क्यों करेंगे? अरे भाई जो भी नाम आप लिख रहे हो वो पूरा का पूरा समेकित हो जाए, ऐसा नहीं हो कि हमें 8-10 चीजें उसमें जोड़नी पड़े। एक बार लंबी चीज को अगर हम पकड़ लेंगे, ठीक है। अरे ज्यादा अगर सब्जी में ज्यादा नमक डल जाए तो मामला गड़बड़ है ना, ठीक है। उतना ही सीमित रखा जाएगा, कम के लिए जगह है, यानी कि कम के लिए डाल सकते हैं। अब मुझे ये बताओ, लंबी अगर हमने छोटी चुन ली तो फिर हमें बचे हुए जो और भी पार्ट्स हैं, माना कि मैं 3 की सुन लेता तो ये बचता, क्या मतलब पड़ रहा है, ठीक है। तो हम अब समझो, ये तो शुरुआत है, आगे कहाँ कहाँ कठिनाई आएगी। तो सबसे पहला काम करेंगे हम, लंबी जो श्रृंखला है उस लंबी श्रृंखला का कार्बन की का चयन करेंगे। हो गया चयन। अब दूसरी बात, ठीक है। अब बरेता
मुख्य रूप से श्रृंखला में परमाणुओं का क्रम देंगे हम। ओके, इधर देखो, जिसमें सबसे अधिक प्रतिस्थापी होंगे, प्रतिस्थापी यानी कि पूर्व लग्नों की संख्या जिसमें सबसे ज्यादा होगी, उसी श्रृंखला को हम यहाँ पर चुनेंगे। चुनेंगे कि नहीं चुनेंगे? ठीक, इधर देख लो भाई, यहाँ पर ये भी चेन बन सकती थी। ये कितने की थी? 1 2 3 4 5। और भैया ये देखो भैया जी, यहाँ से लेके यहाँ पर चेन किया है तो ये 6 की हो गई। ठीक है, और यहाँ से, और भैया मैं अगर तीसरी देखूं तो ये भी तो एक चेन हो सकती है, हो सकती, लेकिन इसमें 5 है, कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो उसमें जिसमें सबसे ज्यादा अधिक प्रतिस्थापी रहेंगे, प्रतिस्थापी का मतलब उस श्रृंखला का हम चयन करेंगे। दूसरी बात कि श्रृंखला में नंबर देंगे। ओके, इधर देखो बच्चों, उदाहरण दिया हुआ है ये 1 2 3 4 5 6। ठीक है, लंबी श्रृंखला ये हो गई हमारी, चुन ली। अब हम क्रमांक दें इधर से 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये गलत रहेगा, और बल्कि इधर से अगर हम दें तो 1 2, क्योंकि दूसरे नंबर पे प्रतिस्थापी आ गया है, तो जहां प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक मिलेगा, यानी कि लोएस्ट नंबर जिसको मिलेगा, उस जगह का नामांकन देंगे। ठीक, अगली बात, ठीक है, सही नामांकन गलत नामांकन के लिए उदाहरण दिए गए हैं। इधर देखो बेटा, वो देखो 1 2 दूसरी पोजीशन पे है, तीसरी पे और चौथी पे, तो यहाँ पर 2 और 4 कितने हो गए? 6। और अगर हम इधर से गिने तो 1 2, एक तो 3 पे आ गया और एक कितने पे आ गया? 5 पे, तो 3 और 5 कितने हो गए? 8। अब बताओ मुझे दोनों में से सरल नंबर कौन सा है? यही 6 वाला, तो इसलिए नामांकन कौन सा सही रहेगा? ये ऊपर वाला क्यों हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात हो गई। अब देखो, ठीक है, दोनों सिरों से अगर प्रतिस्थापी समान है, ठीक है, तो निम्नतम जो योग होगा, मैंने पहले ही नियम बता दिया कि जो निम्नतम योग होगा, इसमें देखो सही और गलत दोनों दिए गए हैं। पोजीशंस देखो, जब इधर से नामांकन किया गया था तो ये दूसरी कंडीशन पे आया था नामांकन। देखो, ये प्रतिस्थापी दूसरी तीसरी पे आया था, और ये कितने पे आया था? 6 पे आया था। तो बोलो 6, यानी कि 2 + 3 + 6 बराबर कितना हो गया? 11। लेकिन अगर हम इधर से देखें तो 2 2, फिर देखो पांचवी पोजीशन पे ये लग गया प्रतिस्थापी। कितने प्रतिस्थापी यहाँ पे? 3 है। ठीक है, 2 2 के बाद में पांचवी स्थिति पर, और एक हो गया छठवीं स्थिति पर। ठीक है, अब सुन लो भैया, देख लो, दूसरी पर है, पांचवी पर है और छठवीं पर है। अब देखो 6 5 9 और 2 11, ये कितने हो गए? 13। लेकिन ये क्या कर रखा है भैया? ये गलत माना, ये सही माना रखा है। किताब में शुद्धिकरण कर लेना भाई, ये जो गलत है ये सही है, और ये सही जो है ये गलत है। समझ रहे हो क्या? क्यों? क्योंकि नीचे वाले के नाम से टोटल अगर जोड़ा, देखो कौन सी पोजीशन पे है? दूसरी पे, पांचवी पे और छठवीं पे, तो ये तो हो गया 13 योग। लेकिन हमें 13 और 11 में से सुनना है, तो सबसे कम कौन सा है? 11, इसलिए दिस इज बेटर। ठीक है, ये सही है। किताब में ये उसको गलत दिया हुआ है, शुद्धिकरण कर लेना। ठीक है, आगे बढ़े नामकरण के लिए। अब नामकरण हो गया भी, अंक हो गए। अब प्रतिस्थापी का उल्लेख करना है भाई। ठीक है, और प्रतिस्थापी का जो उल्लेख करना है तो उसके लिए, ठीक है, इधर देखे, यहां पर प्रतिस्थापी, ये चेन पकड़ ली, पहला नियम, नंबर दे दिए, किधर से दे दिया? अब इसमें तो देखो कहीं से भी दे दो, इधर से दे दो तो भी तीसरे नंबर पे आ रहा है, और इधर से दे दो तो भी तीसरे नंबर पे आ रहा है। अब आपको प्रतिस्थापी पकड़ना है। प्रतिस्थापी पकड़ लिया, क्या? CH3। कौन सी पोजीशन पे है? तीसरी पोजीशन पे, तो 3 लिख दिया। मैथिल इसका नाम लिख दिया, और देखो कितने कार्बन हैं? पेंटेन। हो गए इसके लिए, देख लो। ओके, 1 2 3 4 5। अच्छा, इधर से नामांकन दे, चलो भैया इधर से दे लो। 1 2 3 4 5 6। अब मुझे एक चीज बताओ, ऊपर से जो जोड़े हमने, तो दूसरी और चौथी पोजीशन पे कितना हो गया टोटल? 6। अब नीचे वाले को देखो,
कौन कौन सी पोजीशन पे आएगा? अगर मैं इधर से नामांकन दूं तो 3 और 5। अब बताओ मुझे यार, इसका 8 आया, इसका 6 आया, तो कुल मिला के ऊपर वाला सही रहेगा नामांकन। चौथी पोजीशन पे है कौन सा ग्रुप है? C2H5, इसको कहते हैं एथिल, ठीक है, और इसको कहेंगे क्या? मैथिल कहेंगे। अब सुन लो, अगर एक जैसे 2 या 3 हो, CH3 दोनों एक जैसे हो गए, तो 2 के लिए डाई, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई और 4 के लिए टेट्रा, इनका उपयोग किया जाएगा भाई। अब देखो इसका जो नामकरण था, 7 को कहते हैं हेप्टेन। अब देखो डाई मैथिल और एथिल, ठीक है। अगर 2 से अधिक हों, एक ABCD का नियम और यहाँ पर यूज लिया जाएगा। अगर मैं कहूं, मैं लिखूं मैथिल और एक लिखूं मैं एथिल, तो इन दोनों में से सबसे पहले नाम ABCD के आधार पर कौन आएगा? ये ई आएगा ना, तो पहले एथिल का नाम आएगा। किसका आएगा? एथिल का, और बाद में आएगा मैथिल का। देखो यहाँ पे यही हो रहा है, एथिल और ये मैथिल, और फिर उसके बाद में आया है, ठीक है। बिल्कुल इजी सा है, सरल है, कोई कठिनाई नहीं है। आप एक बार ढंग से पढ़ोगे, जहां गलत है मैं उसका सुधार करवा रहा हूं। किताब में काफी मिस्टेक्स हैं, अपन कोशिश करेंगे कि इनको अकॉर्डिंग टू नियम से समझा जाए, तरीके से समझा जाए। ओके, अब सुन लो भैया आगे की बात। एल्केन और एल्काइन का नामकरण कक्षा 10 में ही आप सीख आ चुके हो। मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन करना है, नंबर देने हैं, नंबर देने के बाद में सेकंड नंबर पर आपने नंबर दे दिया। अब नंबर देख लो भैया, ठीक है, जहां से प्रतिस्थापी को कम अंक मिलेगा वहां से आपको नंबर देने हैं। ओके, अगली बात, ठीक है, यौगिक के नाम का उल्लेख, डबल बॉन्ड के लिए इन आएगा और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आयन आएगा, ठीक है। एल्किनाइन का नामकरण, ठीक है, सेम सभी के लिए नामकरण का वही रूल्स रहेगा, कोई भी अलग नहीं है। ओके, अब देखो भैया मुख्य रूप से देख लो, इसी में समझते चलो कि यहां पर नामांकन हो गया, एल्केन और एल्किन का नामकरण ये चल रहा है। अब देखो बेटा, इसका नामकरण देना है मुझे। 1 2 3 4 मुख्य कार्बन की श्रृंखला जो है वो हो गई 4, और 4 को क्या कहेंगे? ब्यूट। 4 को क्या कहेंगे? ब्यूट, हो गया। अब यहां से लेके यहां तक डबल बॉन्ड कौन सी कंडीशन पे? दूसरी पे, तो ब्यूट टू इन। अब देखो बेटा, जो CH3 जुड़ा हुआ है ये कौन सी पोजीशन पे? दूसरी पे, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मैथिल ब्यूटीन। ओके, अब देखो अगले में 1 2 3 4। अब देखो नामकरण इसमें कहां से दिया? ध्यान रखना कि एल्केन और एल्काइन में नामकरण हम देंगे जहां डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो, वहां से शुरू करेंगे अंक अंक का, ठीक है। नंबर अंक, पहला पोजीशन, दूसरी, तीसरी और चौथी। देख लो भैया, 4 को क्या कह दिया? ब्यूट। अब ब्यूट के बाद में देखो, ब्यूट पहली पोजीशन पे, पहली पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है, क्या नाम दे दिया? आयन। आयन हो गया। अब देखो CH3 जुड़ा हुआ है, CH3, तो 3 3 डाइमेथिल आयन, इसका नाम करो। देखो भैया, सबसे लंबी चेन, सबसे लंबी चेन जोड़ ली है ये वाली। अब खुद मुझे बताओ, ये प्रतिस्थापी, ये प्रतिस्थापी, तो प्रतिस्थापी का नाम क्या आएगा? पहले आएगा भैया पूर्व लग्न लगेगा, इन दोनों का क्या लगेगा? पूर्व लग्न। पूर्व लग्न का मतलब है कि जो भी हम नाम लिखेंगे उससे पहले इनका नाम आएगा। अब देखो, इसका नाम है मैथिल और इसका नाम है एथिल। अब मुझे एक चीज बताओ भैया, मैथिल और एथिल में से कौन सा अंग्रेजी में सबसे पहले आएगा? ई आएगा, तो ई एथिल लिख दिया, फिर आ गया मैथिल। अब कौन कौन सी पोजीशंस पे हैं? अब सुन लो, यहां पे जो अंक दिया है उसने, मैंने क्या बताया कि जहां से नजदीक डबल बॉन्ड दिखे, अगर मैं यहां से इस चेन में देखूं तो 1 2 3 और 4 पे आएगा, लेकिन इधर से डबल बॉन्ड की शुरुआत कौन से नंबर पे हो रही है? दूसरे नंबर पे हो रही है कि नहीं हो रही भैया?
हो रही है। तो इसलिए मैथिल का जो नंबर मिलेगा वो 5वां मिलेगा और एथिल का नंबर मिलेगा चौथा। तो 4 एथिल 5 मैथिल X2 इन। ओके, अगला जो नामकरण है, देखो अब देख लो यहां पर आ गए डबल बॉन्ड और उनकी संख्या आ गई 2, ठीक है। और इसका मुझे नामकरण करना है, तो लंबी श्रृंखला चयन कर ली। नंबर, अब नंबर कहां से देंगे हम, देखो 1 2 3 4 5। क्यों दिया, क्योंकि अगर हम उधर से नंबर लेंगे तो वहां नजदीक नहीं है, लेकिन शुरुआत डबल बॉन्ड की कहां से हो रही है, इस कोने से हो रही है, तो इस कॉर्नर से शुरुआत हो रही है, तो यहां से शुरू कर देंगे हम, ठीक है। अब सुन लो बेटा, अब इसमें ये CH3, तो सबसे पहले नाम आएगा किसका, प्रतिस्थापी का, मैथिल आ गया। कितने हैं, 5, 1 3 डाइईन हो गया, 1 और 3 डाइईन, ठीक है। और कौन सी पोजीशन पे मैथिल जुड़ा हुआ है, चौथी पोजीशन पे, ये भी नाम आ गया। अब है एल्कीनाइन का नाम, यानी जहां पर कार्बन का डबल बॉन्ड हो और जहां पर ट्रिपल बॉन्ड हो उनको कहेंगे एल्कीनाइन, ठीक है। अरे एल्कीन और एल्काइन, इन दोनों को ही तो जोड़ दिया भैया, कक्षा 10 में सीखा होगा। डबल बॉन्ड वाला एल्कीन था और ट्रिपल बॉन्ड वाला क्या था, एल्काइन था। और इन दोनों को अगर जोड़ के उनका नामकरण देंगे तो उसको कहेंगे हम एल्कीनाइन। और एल्कीनाइन का जो नामकरण है वो बिल्कुल परफेक्टली उसी नियम के आधार पर चलेगा। देख लो भाई, लंबी श्रृंखला का चयन, लेकिन लंबी श्रृंखला का चयन जो करेंगे यहाँ पर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को लेके करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज की वरीयता हम किसको देंगे, ठीक है। सबसे ज्यादा जो यहाँ पर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित अगर दोनों होंगे तो उनमें से वरीयता मुख्य रूप से मिलेगी ट्रिपल बॉन्ड को ज्यादा। पहले इन का नाम लिखेंगे फिर आइन का नाम लिखेंगे, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा मोर पावरफुल है। ओके, जैसे देखो इसमें नाम लिखे हुए हैं, एग्जाम्पल के तौर पर देखें, एक बार वापस देखें। देखो यहाँ पर उस श्रृंखला को चयन किया गया है जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आ रहे हों, ठीक है। तो यहाँ पर लंबी श्रृंखला तो ये बन रही थी 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 बन रही है, ठीक है। तो हम डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाली श्रृंखला का चयन हम यहाँ पर कर लेंगे। दूसरी बात, ठीक है, न्यूनतम अंक मिलना चाहिए डबल बॉन्ड और जहां से हम क्रम करेंगे। ओके, तीसरी बात कि अगर दोनों की दूरी अगर समान हो तो द्विबंध को जहां पर सबसे कम अंक मिलेगा वहां से शुरुआत हम कर जाएंगे। ओके, देख लो इन दोनों में से नामकरण हम अंक कहीं से भी दे सकते थे, इधर से भी गिनती कर सकते थे और इधर से भी कर सकते थे, लेकिन इस डबल बॉन्ड के कारण हम बंध गए। ओके, अब देखो जैसे इसका नाम दिया गया 1 2 3 4 5, 5 को क्या कहेंगे, पेंट, ठीक है। अब पेंट के बाद में देखो पहली पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ गया तो 1 इन हो गया, चौथी पोजीशन पर ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो 4 आइन हो गया, ठीक है। अब सुन लो, इसके लिए देख लो, यहां देख लो पहली पोजीशन पे डबल ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 आइन 3 आइन और 5 है तो 5 के लिए पेंट। ओके, अगली बात देख लो, इसके लिए देखो ये लंबी श्रृंखला, डबल बॉन्ड कहां से शुरू हो रहा है, यहां से नहीं हो रहा ना, तो यहां से शुरू कर देंगे हम, और यहां से शुरू कर देंगे तो देख लो ये प्रतिस्थापी बन गए, और ये प्रतिस्थापी बन गए तो क्या है, कौन कौन सी पोजीशन पे, दूसरी पर, पांचवी पर 2 5 डाई मैथिल, यानी एक जैसे हैं दोनों, इसलिए डाई मैथिल, ठीक है। अब सुन लो भैया, अब डबल बॉन्ड के लिए 1 इन और 3 आयन, ठीक है, डाई मैथिल हेक्सेन 2 आयन। आगे देखें, आगे की कहानी, क्रियात्मक समूह यौगिकों का नामकरण। अब देखो ये क्रियात्मक समूह में मुख्य रूप से ध्यान रखोगे कि ये CHO ये क्रियात्मक समूह है और ये एल्डिहाइड है। कौन सा है ये, एल्डिहाइड, ठीक है। तो लंबी श्रृंखला का उसका चयन किया जाएगा जहां पर क्रियात्मक समूह उपस्थित हो, चाहे यौगिक में लंबी श्रृंखला कोई दूसरी भी मौजूद हो, उसको हम नहीं चुनेंगे, ठीक है। अब देखो बेटा, यहां पर ये लंबी श्रृंखला बनने वाली थी, लेकिन नहीं, हमारा ये रह रहा था भैया, और ये क्या है, बाप है, शिवाजी द बोस, ठीक है। ये CHO ये एल्डिहाइड, इसी के आधार पर नाम चलेगा। अब इधर देखो, यहां पर लंबी श्रृंखला ये बन रही थी लेकिन नहीं बनाई, क्यों नहीं बनाई, क्योंकि ये रह रहा था बॉस, ठीक है। तो क्रियात्मक समूह एक तरीके से बॉस होते हैं, और बॉस क्यों होते हैं, क्योंकि
ये पूरे जो संरचना है उसको निर्धारित करेंगे। ओके, अब सपोज करो लंबी श्रृंखला में कन्फर्म है ये आना चाहिए, क्या आना चाहिए, क्रियात्मक समूह आना चाहिए। ठीक है, अब देख लो कार्बन श्रृंखला उस सिरे से प्रारंभ की है जहां पर क्रियात्मक समूह को न्यूनतम अंक मिले। देख लो इन दोनों में से लंबी श्रृंखला मुझे चुननी है, ये लंबी श्रृंखला है। ध्यान रखो क्रियात्मक समूह दो प्रकार के मिलेंगे, ये बात बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। एक तो जो कार्बन से शुरू हो रहे हैं और एक बिना कार्बन के। तो बिना कार्बन वाले को नंबर नहीं देना है, लेकिन कार्बन वाले को नंबर जरूर देना है। समझना, भी बहुत उदाहरण आएंगे ऐसे। ओके, इधर देख लो बच्चों, यहां पर अब ये OH क्रियात्मक समूह, ये प्रतिस्थापी है। ये तो अब इसका अगर मैं नाम लिखूं, देखो सिंपल, देखो 1 2 3 4 5, 5 को क्या कहेंगे भैया जी, 5 को क्या कहेंगे, पेंट। अरे क्या कहेंगे, पेंट। ठीक है, सिंगल बॉन्ड है, पेंटेन। अब ये OH का लगेगा ऑल, अनुलग्न, और ये चौथी पोजीशन पे है। ठीक है, लेकिन पेंटेनॉल दूसरी पोजीशन पे है। ठीक है, अब बचा क्या, प्रतिस्थापी, तो इसको नाम पहले लिख देंगे, लेकिन इसकी पोजीशन बताओ कौन सी पोजीशन पे, चौथी पे, तो 4 में, तो इसका नाम ये हो जाएगा। ठीक है, इसका अगर हम नाम देखें, देखो यहां पर देखो OH है, 7 की चेन है, 7 को क्या कहेंगे, हेक्स। अब सिंगल बॉन्ड है सब जगह पे, तो हेक्सेन। ठीक है, अब देखो 4 ऑल। ठीक है, अब इसका नाम के पहले CH3 जुड़ रहा है, तो इसको कहेंगे मैथिल, लेकिन मैथिल कौन सी पोजीशन पे है, दूसरी पे। ओके, ठीक है, अब समझ लो भैया जी। अगली बात, ये जो 5वां नियम दिया है उसमें ये बता रहा है कि ये प्रतिस्थापी और ये जो दोनों ही हैं, अगर मैं उधर से नामांकन देता ये OH के कारण, तो वहां गलत था मुझे। तो इन दोनों कोई अगर कंडीशंस देखें तो 4 और 2 6, लेकिन उधर से गिने तो 4 5 6, 4 और 6 10 बनता। तो इसलिए लोएस्ट जो रूल्स है उसको फॉलो करना पड़ेगा। इसका नामकरण देखें आप, यहीं से शुरू कर दिया OH के कारण। कितना क्या है, पेंटेन, 5 हो गए, 5 के बीच में सिंगल बॉन्ड। ठीक है, और 2 ऑल और 4 मेटल। ओके, किसी भी यौगिक का नामकरण अगर देना है तो इन्हीं नियमों का उल्लेख करेंगे हम। ठीक है, और नाम को कैसे लिखा जाएगा वो सिंपल सा तरीका है, पहले मूल कार्बन हाइड्रोकार्बन, फिर संतृप्त श्रृंखला, फिर क्रियात्मक समूह का अनुलग्न, और उससे पहले पूर्व लग्न। इसको दिमाग में सेट कर देना। मूल हाइड्रोकार्बन कितने हैं, फिर ठीक है, अगर संतृप्त श्रृंखला है तो एन इन आयन जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा भैया जी, एन इन आयन जुड़ेगा, उसके बाद में अनुलग्न लगेगा, और वही बात मैं कर रहा हूं। देखो इधर देखो, मूल कार्बन कितने हैं, 4, तो ब्यूट, ब्यूट हो गया, ब्यूट। अब ये आएगा पीछे, क्यों, इसका लगेगा अनुलग्न। अनुलग्न क्यों लगेगा, क्योंकि ये है क्रियात्मक समूह। ठीक है, ये क्रियात्मक समूह का अनुलग्न लगेगा। अब सुन लो बच्चों, ये यहां पर दोनों जो है बेचारे ये प्रतिस्थापी हैं। ये मैथिल है तो मैथिल बाद में आएगा और एथिल पहले आ जाए, तो इसका नाम हो गया 2 एथिल 3 मैथिल ब्यूटेनोइक अम्ल। ओके, अगला जो उदाहरण है उसको देखो एक बार फर्स्ट क्लास तरीके से, फाइनली देखते हैं इसको। देखो कितने कार्बन थे, 5, 5 की चेन आ गई, 5 की चेन को क्या कह दिया, पेंट। ठीक है, सिंगल बॉन्ड है यहां से लेके वहां तक, तो पेंटेन। ठीक है, अब सुनो देखो ना, तीसरी पोजीशन पर मुख्य क्रियात्मक समूह है और इसको कहेंगे ऑन, यानी कि कौन सा क्रियात्मक समूह है, कीटोन। अरे कौन सा है भैया जी, कीटोन है। ठीक है, अब सुनो बचा क्या इसमें, ये, और इसको क्या जोड़ देंगे हम, पूर्व लग्न के रूप में, पूर्व लग्न, पूर्व लग्न 2 मैथिल, पोजीशन लिख दी 2 और मैथिल। ठीक है, इसका नामकरण देखो आप, CN साइनाइड, यानी जिसे नाइट्राइल कह दिया गया। ठीक है, देखो कितने कार्बन हो गए, 6 को हेक्स और एन नाइट्राइल, ये काम पूरा। बचा क्या, Cl और CH3। अब CH को कहेंगे क्लोरो और इसको क्या कहेंगे, मैथिल। तो मुझे खुद बताओ, C पहले आता है कि M पहले आता है, अरे C पहले आता है। देख अब C की पोजीशन लिख दी, Cl की कितनी है, 5, और इसकी पोजीशन कितनी है, 3। आगे देखो, यदि किसी कार्बनिक यौगिक की संरचना में समान क्रियात्मक समूह हो तो ध्यान रखना, अब इधर देखो ये दोनों ही समान हैं, इसमें
श्रृंखला 6 को हेक्स और सिंगल बॉन्ड ने यहाँ से लेके वहां तक हेक्सेन। अब 2,4 डाइऑन एक जैसे आगे, ठीक है। एथेन डाइओनिक अम्ल देख लो 1 और 2 को क्या कहेंगे एथेन, और डाइओइक अम्ल देख लो COOH, ठीक है। अब देखो प्रोपेन, प्रोपेन हो गया 3 कार्बन की चेन, 1 OH 2 H 3 OH, तो ट्राईऑल 3 को ट्राई कहेंगे, लेकिन पोजीशन भी लिखनी है 1 2 3 कौन कौन सी पोजीशंस पे है, ठीक है। ये यहाँ पर समझाया गया है। अब देखो क्रियात्मक समूह, यौगिक का सूत्र और नाम। एल्कोहल में देखो इधर देखो 1 2 3 को क्या कहेंगे प्रोपेन, प्रोपेन 1 और, ठीक है। अब देखो भैया 1 2 3 4 ब्यूटेन, ब्यूटेन OH जुड़ गया 1 ऑल, और ये प्रतिस्थापी बन गया CH3। एल्डिहाइड में नेल जुड़ेगा, देख लो भैया एल्केनॉइल, ठीक है। आगे देखें, आगे सारणी दी हुई है कीटोने, कीटोन के लिए ओन जुड़ता है, क्या जुड़ता है भैया जी ओन जुड़ता है, ठीक है ओन। अब देखो इसका नामकरण अगर जो बताया गया है कि नामकरण कैसे इसका करना है, तो नामकरण के लिए देखो भैया 1 2 3 4 हो गए, 4 को क्या कह दिया ब्यूट ऑन, ठीक है ब्यूट 2 ऑन या 2 ब्यूटेनॉन, ये भी हम इसको कह सकते हैं। अब देखो बेटा यहां पर दूसरी पोजीशन पे ऑन है, ठीक है। ये कीटोन के लिए ऑन जुड़ता है, देखो नाम में ही जुड़ रहा है कीटोने, अगर लास्ट का निकाले हम तो अनुलग्न क्या लगेगा इसका ऑन लगेगा, क्या लगेगा ऑन लगेगा। देखो कार्बोक्सिलिक अम्ल कक्षा 10 में आप सीख के आ चुके हो, ओइक अम्ल जुड़ता है 1 2 3 प्रोपेनोइक अम्ल 1 2 3 4 हो गए। देखो ध्यान रखना यहाँ पे इनको इस कार्बन को भी गिना जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये लंबी श्रृंखला थी और ये प्रतिस्थापी को पहले लिख दिया, पोजीशंस लिख दी 3 मेथिल और ब्यूटेनोइक अम्ल, अम्ल क्लोराइड एसिल क्लोराइड, ठीक है। अब एसिल क्लोराइड के लिए देखो CH3COCl, तो यहाँ पर ये क्रियात्मक समूह है COCl, तो इसके सापेक्ष में पहला नाम इसको मिला दूसरा इसको मिला, पहला और दूसरे को क्या कहेंगे एथेन, ठीक है एथेनॉइल क्लोराइड, तो इसको अम्ल क्लोराइड कहेंगे एथेनॉइल क्लोराइड, ठीक है। आगे देखें 6वें नंबर पर एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है एथेनॉइक या एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड में ये समूह मिलेगा COOCO या जिसको हम ROR भी कहते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा बायोलॉजी वाले बच्चे समझ सकते हैं इसको अच्छे ढंग से। तो देखो 1 2 3 देखो 1 2 1 2 कितने हो गए 2 2 2 को क्या कहेंगे एथोन डाई, एथोनोइक एनहाइड्राइड, ओके। एस्टर COOR, ये COOR के लिए देखो CH3 पहले नाम इसका मैथिल, और ये मैथेनॉइड, ओएट जुड़ेगा यहाँ पर, क्या जुड़ेगा O8, एस्टर के लिए O8 जुड़ता है, ओके। अम्ल एमाइड CONH2 देखो NH2 1 2 3, इस 1 2 3 के लिए क्या हो गया प्रोपेन और एमाइड, ठीक है। नाइट्राइल के लिए 1 2 एथेन नाइट्राइल 1 2 यानी कि 2 हो गए, 2 के लिए क्या करेंगे एथेन, ठीक है एथेन नाइट्राइल। आगे देखो आइसोनाइट्राइल, देखो दोनों में अंतर है, अगर ये कार्बन बंद बना रहा है तो इसको कहेंगे नाइट्राइल, और अगर नाइट्रोजन बंद बना रहा है तो इसको आइसोनाइट्राइल कहेंगे। देखो दोनों के नाम में जरा सा अंतर बैठता है बस, ठीक है। इधर देखो एथेन नाइट्राइल CH3CN, अब ये एन इधर जुड़ गया, देख लो 1 और 2 को एथेन, लेकिन आइसोनाइट्राइल कहेंगे, ओके। तो एथेन नाइट्राइल और आइसोनाइट्राइल में देख लो एन और सी का मामला अंतर है, लेकिन 2 कार्बन तो इसमें 2 कार्बन इसमें भी है। अब ये जुड़े एमीन, अब एमीन में देखो NH2 जुड़ा, NH2 जुड़ा तो देखो 1 और 2, ठीक है एथेन एमीन, देखो 1 और 2 नाम आएगा इसका, शुद्धिकरण कर लेना थोड़ा सा किताब में, देखो ये अलग ये 3 है तो प्रोपेन 2 एमीन, ठीक है। अब देखो एन डाइमेथिल एमीन, ये एन डाई मैथिल एमीन, ओके। अब सुन लो भैया अगली बात, एन मैथिल एथेन, देखो एन मैथिल मैथिल एथिल एमीन, ठीक है। अरे एमीन के नाम में सबसे पीछे पहले आएगा एमीन, एमीन आएगा। अब देखो इस नाइट्रोजन को पकड़ो, अब क्या क्या जुड़ा हुआ है इससे, ये और ये, ठीक है। तो एन एथिल एन मैथिल और एथेन डाइकोल एथिल एमीन, सॉरी, ठीक है। तो यहां पर ये जो IUPAC का पोर्शन हुआ ये कंप्लीट हुआ,
यहाँ पर हम नामकरण लिख सकते हैं। ठीक है, नोट में कुछ स्पेशल बातें दी गई हैं। द्वितीयक एमीन के लिए NH डबल बॉन्ड बनेगा, तृतीयक के लिए N से 3 बॉन्ड बनेंगे। ठीक है, अब सुनो, क्रियात्मक समूह का नामकरण है तो वहीं से पहला अंक देंगे जहां से ये चालू हो रहे हैं। ठीक है, COOH को पहला अंक मिलेगा अगर ये क्रियात्मक समूह संरचना में है तो। अब देखो IUPAC के नाम से संरचना बनाना। ठीक है, अब जैसे देखो ये कोई उदाहरण दिया गया है 4 क्लोरो 3 मेटल 2 पेंटेन ऑल, तो तुम्हें करना क्या है, वो ही चीज है। सबसे पहले इस पेरेंटल चेन को पकड़ो, पेंटेन है, पेंटेन के लिए देखो लो, समझ लो, पेंटेन कितने कार्बन आएंगे, 1 2 3 4 5 बन गए, 2 ऑल। अब तुम सुन लो, दूसरा किसे मान रहे हो, इसको मान रहे हो क्या, या उसको मान रहे हो, उधर से किसी को भी मान लो। अगर इधर से मान रहे हो तो दूसरे को OH लगा दिया बच्चों। अब सुन लो बेटा, इसका काम पूरा, इसका काम। अब पेंटेन, पेंटेन का मतलब कि सबके बीच में कैसा बन रहा है, सिंगल बॉन्ड लगा दिया। अब देखो तीसरी पोजीशन पर, जब इसको दूसरी माना है तो तीसरी ये रहेगी। ठीक है, इस पर जुड़ेगा मैथिल, ये हो गया कंप्लीट। 4 क्लोरो, अरे ये तीसरी हो गई, ये चौथी हो गई, इस पे क्लोरो जुड़ जाएगा। अब तुम्हें करना क्या है, ठीक है, इसको बिल्कुल सिंपल करके लिख दो। ये तो आप फ्रेमवर्क बना लो, फ्रेमवर्क बनाने से अब देखो बेटा, ये पहली पोजीशन थी और ये पांचवी पोजीशन, पांचवी पोजीशन को तो पेंटेन कहा गया। अब देखो इसको, इस कार्बन की संयोजकता पूरी कर दो। हाइड्रोजन कितने जुड़ेंगे, 3। अगला देखो, इस C पे कितने हाइड्रोजन जुड़ सकते हैं, एक जुड़ सकता है, यहाँ OH जुड़ जाएगा। अगले पे देखो CH CH3 CHCl और CH3, बिल्कुल ये इसका हो गया सूत्र, संरचना सूत्र। देखो ये दिया हुआ होगा। ठीक, ये उधर से मान लिया है, मैंने इधर से मान लिया, लेकिन है तो दोनों एक ही चीज। इस तरीके से आपको नामकरण से बिल्कुल बारीकी से आप लिख सकते हो। ठीक है, अब सुन लो बेटा, कुछ प्रश्न में देखें, देख लो, प्रश्नों को देखें, एक बार वापस देखें प्रश्नों को हल करवाता हूं कि जो कार्बन यौगिक है उस कार्बन यौगिक की जो संयोजकता है, ठीक है, वो कितनी रहेगी, 4 रहेगी, बिल्कुल। ठीक है, अब देखो बेटा, इसमें इसका नाम निकालना है मुझे, 4 क्लोरो 2 मेथिल पेंटेन 2 ऑल। तो पेंटेन, पेंटेन के लिए कितने कार्बन बना दो, 1 2 3 4 और 5, 2 ऑल OH, 4 क्लोरो, ये तो अभी निकाला है ना मैंने, वही है। ठीक, दूसरी पोजीशन पर OH होना चाहिए, है सब में, अरे है कि नहीं, ये इसमें नहीं है तो इसलिए ये नाम नहीं होगा। ठीक है, अब सुन लो बेटा, अब दूसरी पोजीशन पे है तो तीसरी पोजीशन पे मैथिल होना चाहिए, तो तीसरी पे मैथिल नहीं है, ये नाम नहीं होगा क्योंकि ClCl है। इसमें देखो तीसरी पोजीशन पे एथिल, ये नाम हो गया। चौथी पोजीशन पे ये नाम सबसे सही है। कैसे पता लगा, उससे पता लगा जो मैंने अभी बताया। ठीक है, अब सुन लो, IUPAC का पूरा नाम, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एल्किलोइन किसे कहेंगे, उसे कहेंगे जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड आते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखो, कि निम्न के IUPAC नाम बनाइए। बिल्कुल सिंपल है और ये प्रश्न आपको टेस्ट में मिलने की पूरी संभावना रहेगी। अच्छा प्रश्न है। यहाँ से इधर देखो बच्चों, यहाँ पर IUPAC नाम तो सिंपल सा है, इसका IUPAC नाम में लिखना है। तो देखो इधर देखो, लंबी श्रृंखला हो गई है, 1 2 3 या 1 2 3 कहीं से भी गिन लो। 3 को क्या कहेंगे, प्रोपे। अब सुन लो बेटा, ए ने जोड़ दो क्योंकि सिंगल बॉन्ड है सब में। अब देखो पोजीशंस पे क्या लगा हुआ है, 2 मैथिल। क्लियर, आगे देखें इसका नाम। ठीक है, इसका नाम देखो, तीसरे वाले का नाम देखो, तीसरे वाले का नाम कितने हैं, 1 2 3। साधारण इसको कहते हैं एसीटोन। साधारण नाम क्या है इसको, एसीटोन। ठीक है, क्या नाम है इसका, एसीटोन। और एसीटोन का IUPAC नाम देख लो, 1 2 3 2 प्रोपेनोने। समझ में आ गया, 2 प्रोपेनोन। दूसरी पोजीशन पे है COO और कार्बन कितने हैं, 3, तो 3 को क्या कहेंगे, प्रोपेनोन।
लेकिन 2 प्रोपेनॉन कहेंगे इसको। देखो इसका नाम देखो, 1 और 2, ये मैथिल, तो कितने पे, मैथिल एथेनॉल। ठीक है, देखो 2 कार्बन है तो एथ एन, सिंगल बॉन्ड है तो एथेन। ठीक है, अब सुन लो बेटा, आईयूपीएसी से नाम लिखना। ठीक है, प्रोपीन, इसको नाम लिखना सिखा रहा हूं मैं, 3 हाइड्रोक्सी प्रोपीन। अब सुनो मुझे, सबसे पहले मैंने क्या बताया, 3 कार्बन प्रोप। ठीक है, प्रोपीन यानी कि एक जगह पे डबल बॉन्ड है, बाकी जगह पे सिंगल बॉन्ड है, ये कंप्लीट हो गया काम। अब सुन लो, 3 हाइड्रोक्सी यानी कि 1 2 3। अच्छा, हमने उधर क्यों नहीं लगाया, क्योंकि उधर तो 1 प्रोपीन लिखा हुआ है, यानी पहली पोजीशन पर डबल बॉन्ड है। अब इसको देखो शुद्धिकरण करके अगर मैं लिखूं तो इस तरीके से मैं लिख सकता हूं कि मुझे बताओ, कार्बन 1 और 2 तो जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन कितने जुड़े होंगे यहाँ पर, 2, वो H जुड़ गया। अगला 1 2 3 हाइड्रोजन 1 जुड़ेगा और यहाँ पर क्या जुड़ेगा, CH2। 3 हाइड्रोक्सी 1 प्रोपीन, ऐसा कोई नाम नहीं होता, हालांकि गलत है ये। ठीक है, बायोलॉजी वाले और वो बच्चे जान सकते हो, इस किताब में बहुत सारी गलतियां दी हैं। ठीक है, यहाँ पर ये चैप्टर्स जो है मेरा पूर्ण हुआ। ठीक है, आराम से आप तसल्ली से इन प्रश्नों के उत्तर ढंग से देख लेना, सरल आकृति बनाइए। ठीक है, और बार बार आप वीडियो को देखना, मैंने बारीकी से आपको सारी बातें समझाई हैं। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।